हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 सीडीपी का सेशन है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वो 8वां सेशन होगा सीडीपी का। 7 सेशन तक मैंने यानी 7 सेट तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आज का जो सेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन सी विशेषता सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, विकास एक सतत एवं कर्मिक प्रक्रिया है, विकास केवल जन्म के बाद होता है, विकास सभी बच्चे के समान गति से होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी विकास एक सतत एवं कर्मिक प्रक्रिया है। जैसा कि बाल विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है और जो जीवन भर चलते रहता है, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा भाषाई विकास क्रमबद्ध रूप से ही होता है। इसीलिए विकास क्या है, एक सतत एवं कर्मिक प्रक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा ECCE का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द प्राइमरी एम ऑफ ECCE इज केवल परीक्षा की तैयारी, समग्र विकास एवं खेल आधारित अधिगम, रटकर सीखना, गृह कार्य बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समग्र विकास एवं खेल आधारित अधिगम, यानी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू प्ले बेस्ड लर्निंग। जैसे कि NEP 2020 के अनुसार ECC का मुख्य उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना होता है। ठीक है, इसमें खेल, गतिविधि और अनुभव आधारित सीखने पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा समग्र विकास एवं खेल आधारित अधिगम होगा। अगला प्रश्न है, NCF-FS 2022 में किस प्रकार का अधिगम पर विशेष बल दिया गया है। NCF-FS 2022 emphasized which type of learning, टीचर सेंटर्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, या लेक्चर मेथड ओनली या मेमोराइज ओनली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसा कि NCF-FS 2022 में बच्चों को सीखने का केंद्र माना गया है। ठीक है, तथा गतिविधि, अनुभव और खेल के माध्यम से ही सीखने पर जोर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार 6 से 7 वर्ष का बच्चा सामान्यतः किस अवस्था में होता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे 6 to 7 years old child इज जनरली इज संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक यानी कॉन्स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल। जैसे कि प्याजे के अनुसार लगभग 7 से 11 यानी 7 से जो 11 वर्ष का आयु का बच्चा जो होता है ना, वो ठोस संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करता है। लेकिन 6 से 7 वर्ष का जो बच्चा है, इसी मतलब कि जो आयु के बच्चे होते हैं ना, इसी अवस्था की शुरुआत मानी जाती है। यानी ठोस अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, वो 6 से 7 वर्ष के बच्चे का शुरुआती दौर माना जाता है। इसलिए ये उपयुक्त आंसर है, ठोस आंसर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का JPD किससे संबंधित है। वाइगोत्स्की JPD इज रिलेटेड टू केवल मतलब बुद्धि लब्धि, बच्चे के वर्तमान एवं संभावित क्षमता के बीच का अंतर, या स्मृति या अनुशासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की वर्तमान एवं संभावित क्षमता के बीच का अंतर। जैसे कि वाइगोत्स्की के अनुसार JPD वह अंतर है जो बच्चा स्वयं कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है, वो स्वयं कर सकता है, और जो वह शिक्षक या साथियों की सहायता से कर सकता है। स्वयं भी कर सकता है और शिक्षक की मदद ले सकता है, और अपने फ्रेंड्स का भी यानी साथी का भी मदद ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की वर्तमान एवं संभावित क्षमता के बीच का अंतर से संबंधित है वाइगोत्स्की का JPD। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, शिक्षक द्वारा आवश्यक सहयोग देना, गृह कार्य देना, परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा आवश्यक सहयोग देना। जैसा कि इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है कि शिक्षक आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है, ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। किस रूप से कार्य कर सके, बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। ठीक है, इसलिए शिक्षक द्वारा आवश्यक सहयोग देना, इसलिए इसके फोल्डिंग का अर्थ यही होगा। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि प्रकृति से जुड़ी है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर विच इंटेलिजेंस रिलेट्स टू नेचर्स, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल या लॉजिकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरलिस्ट। जैसे कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के में प्राकृतिक वातावरण, पौधा और जीव जंतु की पहचान करने की क्षमता को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द फर्स्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज
कॉन्वेंशियल, प्री कॉन्वेंशियल, पोस्ट कॉन्वेंशियल, यूनिवर्सल इथिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्री कॉन्वेंशियल। यानी कि कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का पहला स्तर होता है ना, वो प्री कॉन्वेंशियल होता है, जिसमें बच्चे दंड और पुरस्कार के आधार पर सही गलत का निर्णय करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पे वार्षिक परीक्षा होगा, या दैनिक अवलोकन एवं प्रतिपुष्टि होगा, या बोर्ड परीक्षा होगा, या प्रवेश परीक्षा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैनिक अवलोकन एवं प्रतिपुष्टि, डेली ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक। ठीक है, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट सीखने का प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि नियमित अवलोकन करना और फीडबैक देकर सीखने में सुधार करना। सीखने में क्या करना? सुधार करना। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, दिव्यांग बच्चों को अलग रखना, या केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। यानी कि समावेशी शिक्षक यानी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन का सभी उद्देश्य जो होता है ना, चाहे कोई भी बच्चा हो, उसकी क्षमता, उसकी पृष्ठभूमि, दिव्यांगता, कुछ भी जैसा भी हो, उसको क्या देना चाहिए? समान अवसर देना चाहिए, यानी इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना चाहिए सभी बच्चों को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, सुविधा प्रदाता। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नियंत्रक, सुविधा प्रदाता, निरीक्षक, परीक्षक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में, यानी सुविधा प्रदाता के रूप में। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को सीखने का अवसर देना। ठीक है, मार्गदर्शन, ठीक है, और सहयोग देना। और क्या करना? सहयोग देना। ये होता है मेन फैसिलिटेटर का काम चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास अचानक होता है, विकास रुक रुक कर होता है, और सभी बच्चों का विकास समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर तक होता है। यानी कि यहाँ बोला गया है कि विकास पहले सिर शुरू होता है, फिर धीरे धीरे शरीर के निचले भाग की ओर बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स हेड टू टॉय। अगला प्रश्न है, सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? केवल व्याख्यान से, अनुभव एवं गतिविधियों से, रटने से, या दंड से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव और गतिविधियों से, थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज। यानी अनुभव और गतिविधि आधारित अधिगम सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके सीखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, या सीखने में आनंद के कारण पढ़ना, या दंड से बचने के लिए पढ़ना, या अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में आनंद के कारण पढ़ना। लर्निंग बिकॉज ऑन एंजॉय लर्निंग। यानी कि जब बच्चा केवल सीखने के आनंद के लिए पढ़ता है तो यह आंतरिक प्रेरणा यानी इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता लर्नर डाइवर्सिटी का अर्थ है? सभी विद्यार्थी समान हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं एवं पृष्ठभूमियां भिन्न होती हैं, केवल भाषा का अंतर है, केवल आयु का अंतर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की क्षमताएं एवं पृष्ठभूमियां भिन्न होती हैं। यानी कि प्रत्येक बच्चा का जो क्षमता होता है, रुचि होता है, भाषा होता है, संस्कृति होती है, और सीखने की गतिविधि वो अलग अलग होती है। इसलिए इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लर्नर डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है? विच स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट विथ द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, रटना ही सीखने का सर्वोत्तम तरीका है, ये सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे कि रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ही स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चा अपने साथियों की सहायता से कठिन कार्य कर लेता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? इफ अ चाइल्ड कंप्लीट्स अ डिफिकल्ट टास्क with the help of peers is institutes trial and error, zone of proximal development, classical conditioning, insight learning? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट JPD। जब बच्चा साथियों या शिक्षक की सहायता से कठिन कार्य कर लेता है तो ये बाइगोसी का JPD का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठनात्मक मूल्यांकन का मुख्य
उद्देश्य है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज केवल अंक देना, सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों की रैंक बनाना या अंतिम परिणाम घोषित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सीखने के दौरान निरंतर फीडबैक देना सुधार कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार चित्र बनाने एवं स्थानिक संबंध समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, द एबिलिटी टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड स्पेशियल रिलेशंस इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानिक बुद्धि, यानी कि चित्र बनाना, नक्शे समझना और स्थानिक संबंधों का पहचानना क्या है, इसका स्थानिक बुद्धि का भाग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक की आंतरिक प्रेरणा या इंस्ट्रिक्सिव मोटिवेशन को बढ़ावा देता है, यानी बढ़ाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनहांस इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन? बार बार पुरस्कार देना, जिज्ञासा एवं खोज का अवसर देना, दंड देना या केवल परीक्षा का ध्यान रखना। इसका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा एवं खोज के अवसर देना। जैसे कि जिज्ञासा और खोज के अवसर बच्चों की आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देता है, जबकि बार बार पुरस्कार या दंड बाहरी प्रेरणा से जुड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है आंतरिक प्रेरणा, तो यहाँ पे जिज्ञासा और खोज होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण का प्रमुख माध्यम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, द प्रीफर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ग्रेड्स इज केवल अंग्रेजी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, केवल हिंदी या कोई भी विदेशी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मातृभाषा या स्थानीय भाषा। ये एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में जहाँ तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा ही होना चाहिए। इससे बच्चे अवधारणाओं को बेहतर समझेंगे और सीखना अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक प्रत्येक बच्चे के सीखने की गति के अनुसार गतिविधियां देता है तो यह किसका उदाहरण है? If a teacher provides activity according to each child learning pace, it is an example of समावेशी शिक्षा, विभेदित शिक्षण, व्याख्यान विधि या अभ्यास विधि। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदित शिक्षण। जब शिक्षक प्रत्येक बच्चे की क्षमता और सीखने की गति के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देता है तो इसे डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संकेतन है? विच इज द इंडिकेटर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? दौड़ना, समस्या समाधान करना, ऊंचाई बढ़ना या वजन बढ़ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या का समाधान करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का संबंध सोचना से होता है, तर्क करने से होता है, समझने से होता है और समस्या का समाधान करने की क्षमता से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का प्रमुख गुण है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ की फीचर्स ऑफ द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कंजर्वेशन की समझ, प्रतीकात्मक खेल, वस्तु स्थितियों या अमुच चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि पियाजे के अनुसार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो प्रमुख विशेषता होती है ना वो कंजर्वेशन से है, यानी अर्थात आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, यह समझ विकसित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर देता है तो यह मुख्यतः किस कौशल का विकास करता है? ए टीचर इनकरेज ग्रुप वर्क, सामाजिक कौशल, केवल स्मृति, केवल लेखन या केवल रटने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। क्योंकि यहाँ पूछा गया है ए टीचर इनकरेज ग्रुप वर्क, इट मेनली डेवलप्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सामाजिक कौशल, यानी समूह में कार्य करने से सहयोग, संवाद, नेतृत्व और टीम वर्क जैसा सामाजिक कौशल विकसित होता है, यानी सोशल स्किल विकसित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रभावी सिद्धांत है? विच इज एन इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? भय के वातावरण में सीखना, सक्रिय सहभागिता, केवल व्याख्यान सुनना, केवल गृह कार्य करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय सहभागिता, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन। यानी कि प्रभावी अधिगम तब होता है जब विद्यार्थी स्वयं गतिविधियों में भाग लेता है और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है, यानी एक्टिव रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करता है तो यह किसका उदाहरण है? इफ अ चाइल्ड कंटिन्यूज ट्राइंग डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दृढ़ता, चिंता,
आक्रामकता या निर्भरता, यानी कि प्रिजर्वेशंस, एंग्जाइटी, एग्रिएशन या डिपेंडेंसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में दृढ़ता, यानी कि बार बार असफल होने के बाद भी प्रयास करते रहना दृढ़ता यानी कि प्रिजर्वेशंस का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि यहाँ उद्देश्य पूछा गया है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई। केवल अंतिम परीक्षा, सीखने की सतत निगरानी एवं समग्र विकास, केवल अंक देना, केवल अनुशासन बनाए रखना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के सतत निगरानी एवं समग्र विकास, यानी कि सीसीई यानी कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य केवल परीक्षा लेना नहीं बल्कि पूरे वर्ष बच्चे के सीखने और समग्र विकास पर नियंत्रण करना, उसका मूल्यांकन करना ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन से उदाहरण है, ये संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द अफेक्टिव डोमेन्स, मूल्य एवं दृष्टिकोण, गणना करना, दौड़ना, चित्र बनाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य एवं दृष्टिकोण, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी कि यहाँ बोला गया है कि अफेक्टिव डोमेन का संबंध भावनाओं से है, मूल्यों से है, रुचियों से है और दृष्टिकोण से है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। और लास्ट प्रश्न है एक प्रभावी प्राथमिक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव प्राइमरी टीचर, केवल विषय ज्ञान, बच्चे की आवश्यकताओं को समझकर सीखने में सहयोग देना या कठोर अनुशासन या अधिक गृह कार्य देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की आवश्यकता को समझकर सीखने में सहयोग देना, यानी कि एक प्रभावी प्राथमिक शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता को समझता है, उसको अनुकूल वातावरण में बनाता है और सीखने के मार्गदर्शन को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही फिर वीडियो में लेकर के आऊँगी, आप लोग इस सेशन को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक